फर्स्ट लॉ फैराडे का, और फर्स्ट लॉ ये है कि E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी। नहीं, फर्स्ट लॉ क्या था? डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। याद हो गई होगी अब तो? याद है? पढ़ते ही नहीं, याद कहाँ से होगी? याद तो तब हो जो घर पढ़े। अच्छा अनुराग बता दे, चल बता। सही है, ठीक है, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यही फर्स्ट लॉ बोलता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉइल है, उस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स में चेंज होगा, तो फ्लक्स में चेंज होने से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। और अगर वो सर्किट क्लोज हुआ तो वहां पर करंट भी प्रोड्यूस होगा, जिसे इंड्यूस्ड करंट बोल देंगे। यही फर्स्ट लॉ है और यही डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ बताता है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और वो बताया कि वो फ्लक्स में चेंज की रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। प्रोपोर्शनल साइन हटा दो, कांस्टेंट आता है निगेटिव साइन के साथ, डी फाई अपॉन डी टी। और निगेटिव साइन यहां पर लेंज रूल को शो करता है। लेंज रूल क्या है? लिख दो इसे, ये नहीं लिखा था कल, हेडिंग लिख दो, लेंज रूल। लेंज रूल लिखो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ the direction of induced EMF is in such manner, the direction of induced EMF is in such manner that it opposes the cause of its origin. It opposes the cause of its origin. ठीक है, तो जो ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी कि वो अपने ओरिजिन के कॉज का अपोज करेगा। और इसी वजह से साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन जो आ रहा है यहाँ पर। लेंज रूल जो है वो और एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। लेंज रूल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो कल मैंने बताया था कि जब हम मैग्नेट को लेके आ रहे थे तो मैग्नेट को लाने से क्या हो रहा था, जब मैग्नेट लेके आएंगे तब वर्क करना पड़ेगा हमें। क्यों? नॉर्थ पोल लेके आएंगे, नॉर्थ ही बन जाता था। नॉर्थ को क्या करता था? रिपेल करेगा, तो वर्क करना पड़ेगा उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट। वो वर्क डन ही उसमें क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। अगर तुम वर्क नहीं करोगे, मतलब लाके तुमने मैग्नेट को रख दिया, तो फिर वर्क नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं होगी, करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर तुम उस कॉइल को या उस मैग्नेट को दूर लेके गए, तो जब नॉर्थ को दूर ले जाओगे तो वहां पर बनता था साउथ, जो उसे अट्रैक्ट करता है। तो उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तब वो वर्क डन मिलता है एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ले जाना बंद कर दो, जहां रुक जाओगे वहीं इसमें करंट बंद हो जाएगा। जब तक करंट मिलेगा, जब तक कि हम उस मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इसे प्रूफ भी कर सकते हैं हम दोनों लॉज को, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? फर्स्ट में हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब नॉर्मल ईएमएफ अगर हम देखें, कोई बैटरी लगा दो, एक बैटरी लगा दो और एक रेजिस्टेंस लगा दो कहीं भी, आर और ई प्लस माइनस करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। तो आई की वैल्यू आनी चाहिए कितनी? ई ओवर आर, यही होगा करंट। अगर वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इस ई के साथ, ईएमएफ के साथ में कुछ मिलेगा, वही होगा कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कहीं मिलेगा तो वो कुछ और बन जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस के साथ मिला तो वो रेजिस्टेंस होगा, करंट के साथ मिलेगा तो करंट होगा। इसके साथ में जो भी कुछ मिलेगा वो कौन होगा? ईएमएफ। सही है। अगर यही सर्किट हो, सपोज यही सर्किट है
जिसमें केवल एक बैटरी लगी हो, एक रेजिस्टेंस हो, और अगर वहां पर हम फ्लक्स में चेंज कराएं और फिर करंट निकालें, फ्लक्स में चेंज कराने से करंट निकालें, तो ई करंट जब निकलेगा तो ई के साथ कुछ मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे हाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्योंकि ई तो है ही इसके पास, कुछ और मिले तभी तो बोलोगे हाँ प्रोड्यूस हुआ। ये है इसका प्रोसीजर, हमें ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि ये कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इंड्यूस ईएमएफ बता देगा हाँ है। तो उसके लिए एक सर्किट बनाते हैं, देखो कैसे। पहले फर्स्ट लॉ को करेंगे फिर सेकंड को कर देंगे, पहले फर्स्ट लॉ को प्रूव करते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया, 2 रेल्स लिए, पटरियां ले लिए, पी क्यू और आर एस, ठीक है। इन दोनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, की भी लगा देते हैं, रियोस्टेट भी लगा देते हैं अगर कुछ वेरिएशन करना हो तो, प्लस माइनस इसका ईएमएफ ई के और रियोस्टेट क्या है आर एच, ठीक है। अभी करंट फ्लो होगा लेकिन करंट नहीं होगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। तो हमने यहां पर एक रॉड रख दी है ए बी, एक रॉड है ए बी, और ए बी जो रॉड है उसके दोनों की दोनों रेल्स के ऊपर रखी है, विदाउट फ्रिक्शन ये स्लाइड कर सकती है, खिसक सकती है, ठीक है। इस रॉड से अब आराम से करंट यहां से होकर इधर चला जाएगा, कंडक्टर रॉड है कोई भी, तो अब करंट चला जाएगा पूरा का पूरा। नॉर्मल अगर इसमें देखें तो आई इक्वल टू ई अपॉन आर आएगा, इस सर्किट का रेजिस्टेंस आर, ई है, आई करंट हो गया। अब हमने क्या किया, टोटल सर्किट का ही रेजिस्टेंस आर बोल दिया मैंने, तो उसमें रॉड भी आ गई। अब हमने क्या किया, इस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ये करंट कैरिंग वायर बन गया इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर फोर्स लगने लगेगा। कंडक्टर वायर जो मैग्नेटिक फील्ड पर रखा होगा उस पर फोर्स लगता है, फोर्स ऑन रॉड ए बी, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आई एल बी साइन थीटा, इतना फोर्स लगा। इसकी लेंथ एल है, करंट जा ही रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, और एंगल जो है इस फिगर में 90 है, लेंथ ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो एंगल कितना बन रहा है 90, तो ये हो गया आई एल बी, एफ की वैल्यू आ गई। इतना फोर्स लग रहा है इस रॉड पे, किस डायरेक्शन में लगेगा, स्लैप रूल से निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट जा रहा है नीचे, तो फोर्स लगेगा इधर, देख लो, हाथ चला लिया करो, शर्माने की क्या बात है उसमें, ये फिर घर पे चलते थोड़ी, मुड़ता ही नहीं आप, सही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, करंट जा रहा है नीचे, तो फोर्स इधर लगेगा, इधर की तरफ, इधर लगा इस पर फोर्स इतना, और जैसे ही ये फोर्स लगा ये रॉड चल दी इधर, जब फोर्स लगेगा तो रॉड मूव करेगी, रॉड मूव करके एक नई पोजीशन में आ गई, कितना डिस्प्लेस हो गई, सपोज dx, इतना डिस्प्लेस हुई। अब ये अगर डिस्प्लेस हुई है तो फिर किसी ने वर्क किया होगा, इस रॉड में डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ तो क्या हुआ होगा, वर्क। वो वर्क दिया किसने, एनर्जी किसने दी, बैटरी ने। एनर्जी देने वाला कौन है, बैटरी, क्योंकि बैटरी ने करंट दिया होगा, बैटरी ने करंट दिया, करंट की वजह से फोर्स लगा, फोर्स की वजह से स्लाइड किया, तो वो देने वाला कौन है, बैटरी, सही है। अब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, वो कितनी होगी, बैटरी के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कितनी होती है, वो तो ईएमएफ अलग चीज है, ईएमएफ तो पोटेंशियल होता है, क्यूबी होती है, क्यूबी को सॉल्व करके निकाला था वीआईटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है वीआईटी, ठीक है। तो एनर्जी, एनर्जी ऑफ सेल और बैटरी जो भी लगाओगे इन टाइम, हम dt टाइम ले रहे हैं, तो इसने कितनी एनर्जी दी है, सपोज हम इसे लिख देते हैं u, और ये हो गया VIT होता है, V की जगह क्या आएगा E, I करंट, और टाइम कितना है EIDT, कितना हो गया EIDT आ गया। इतना करंट या इतनी एनर्जी किसने दे दी है, बैटरी ने। इसी में से बैटरी ने जो एनर्जी दी उसी वजह से ये रॉड क्या हो गई, स्लाइड हो गई। तो वर्क डन, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग रॉड,
रॉड को डिस्प्लेस करने में जो वर्क हुआ W इज इक्वल टू एफ डी एक्स, तो W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ILB dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी एनर्जी बैटरी ने दी और वो कन्वर्ट हो गई किसमें, वर्क में, और कहीं तो कोई खर्च नहीं हो रही है, कहीं वेस्टेज कुछ होगी। जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो वो वायर गर्म पड़ेगा, हीटिंग इफेक्ट होगा वहां पर, यानी कि हीट एनर्जी और मिलेगी हमें। फॉर्मूला क्या है, सही है, हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट, पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं। तो हीट प्रोड्यूस हुई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, टी की जगह पर क्या आएगा, टाइम dt ले रहे हैं। आप समझ लो, इतनी एनर्जी दी इसने और ये एनर्जी दो जगह खर्च हो रही है, एक इस रॉड को स्लाइड करने में और दूसरा हीट में, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो होगी वो W प्लस H होगी। बस इतना ही है समझने वाला मैटर, इसके बाद तो अब डेरिवेशन चलेगा सिंपल। समझ गए इस बात को। इसने करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने से इसमें फोर्स लगा और उस फोर्स के लगने से स्लाइड कर गई। स्लाइड करने का मतलब वर्क हुआ, तो हमने फोर्स निकाला और वर्क निकाल लिया। फिर पता लगा भाई वर्क हुआ है तो एनर्जी कहीं से आई होगी, वो एनर्जी देने वाला कौन था, बैटरी। तो बैटरी की एनर्जी हमें पता थी, VIT होती है, VIT से EIDT लिख दिया हमने। फिर और सोचा कि और भी कुछ तो नहीं है इसमें, तो पता लगा कि कंडक्टर में अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हो सकता है कुछ हीट एनर्जी भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हो, गर्म पड़ रहे हो ये सब वायर वगैरह, तो वो कितनी होगी वो भी निकाल लिया हमने। फिर एनर्जी इसने दी, ये दोनों में कन्वर्ट हो गई, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्म। अब बस वैल्यू पुट कर दो, U की वैल्यू है EI, W है ILB dx प्लस आई स्क्वायर आर। हमें सॉल्व वही करना है जो मैंने स्टार्टिंग बताया, करंट, इस पूरे में से करंट निकालना है, फिर कंपेयर करना है E अपॉन आर से, ठीक है। तो करंट चाहिए, पहले तो एक आई खत्म कर दो, आई खत्म करके तो E dt LB dx और IR dt, dt और हटाओ, E इज इक्वल टू LB dx अपॉन dt और प्लस IR, ठीक है। E इज इक्वल टू LB, ये हो गई वेलोसिटी इस रॉड की वेलोसिटी हो गई, और प्लस में क्या है IR, हमें चाहिए IR, मतलब I चाहिए, IR इज इक्वल टू E माइनस LBV, इधर आ गया, किसकी वैल्यू चाहिए, I की, I इज इक्वल टू E माइनस LBV अपॉन, हो गया फर्स्ट लॉ प्रूफ। EMF E है, उसके साथ में एक टर्म आ रहा है LBV, तो वो माइनस हो रहा है, तो हमें पता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि EMF के साथ जो प्लस माइनस होगा वो EMF ही होगा, तो ये LBV कौन है, EMF, यही है वो इंड्यूस्ड EMF, तो ये प्रोड्यूस हुआ यानी कि वहां पर, और इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस में BLV, यही है, आगे पीछे लिख दिया, ये है इंड्यूस्ड EMF, ये इतना प्रोड्यूस हुआ, ये हो गया फर्स्ट लॉ प्रूफ। तो स्टार्टिंग इसलिए मैंने कहा था कि I जो मिलेगा वो E अपॉन R होना चाहिए था, लेकिन इसमें E के अलावा भी कुछ टर्म E के साथ ऐड माइनस जो भी हो रहा है, तो मतलब वो EMF है, और वो किसकी वजह से हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सिंपली करंट फ्लो होता और I इज इक्वल टू E अपॉन R ही आता, कुछ और नहीं आता। समझ में आ गया लॉ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है भाई, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, E इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है, फ्लक्स क्या है, वो तो गॉस थ्योरम, EDS, डी फाई इज इक्वल टू EDS, याद आ गया, डी फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई विल बी इक्वल टू BDS, सेम कंसेप्ट है, सब कुछ सेम कंडीशन है, बस एक डिफरेंस आता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन कर्व होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व होती है, बाकी सब कुछ सेम है। एक मेन डिफरेंस बस वही है, थोड़ा बहुत कोई वेरिएशन आ जाए नहीं तो नहीं आएगा कुछ। डी फाई इज इक्वल टू क्या है, बी डी एस। ऐसा करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू बी, डी एस क्या है, चेंज इन एरिया। डी एस क्या है, चेंज इन, फिगर में देखो एरिया में चेंज कितना हुआ, एल डी एक्स। एल लेंथ से इतने आप शिफ्ट हो गया तो इतना ही तो चेंज दिख रहा है इसे में, कितना है, एल डी एक्स। डी टी का डिवाइड कर दो, डी फाई अपॉन डी टी, बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, v, और इधर कौन है, डी फाई अपॉन डी टी। बी एल वी क्या है, माइनस में ई, डी फाई अपॉन, तो E इज इक्वल टू विच इज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। हो गया सेकेंड टू, सही है। सेकेंड तो एकदम सिंपल है, डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस, डी एस की वैल्यू पुट करो, डी टी का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में जरूर थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है। बैटरी जो एनर्जी देगी वो दो पार्ट में यूज होगी, पहला पार्ट उस रॉड को स्लाइड करने में और दूसरा हीट को प्रोड्यूस करने में। बस टोटल एनर्जी को इनके यूज कर दो, वहां भी आंसर आ जाएगा, समझ गए। मोशनल ईएमएफ वैल्यू यही आएगी, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू यही आनी है। अब समझना इसे ढंग से है, बोलता रहेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखो हमने क्या किया, एक रॉड ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये रॉड है हमारे पास में, ए बी एल लेंथ की रॉड है, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। कैसे ले रहे हैं हम, देखो ऐसे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड डायरेक्शन में तो हमने ले ली लेंथ, और इस डायरेक्शन में क्या ले लिया है, वेलोसिटी। तो जो वाई है उस डायरेक्शन में ले लो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फिर कैसे होगा, इस तरह से, ये नॉर्थ और ऊपर क्या होगा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ, तीनों डायरेक्शन पता लग गई, सही है। मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में, और लेंथ किस में है, के। तीनों डायरेक्शन क्लियर हो रही है इसमें। अब डायरेक्शन इसलिए ले रहे हैं जिससे हमें पता लग सके फोर्स किधर लगेगा, कैसे लगेगा, इसलिए डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। अब क्या हुआ, इसे जैसे ही मूव कराएंगे हम, जब मूव कराएंगे तो इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं था, लेकिन जब हम कंडक्टर को मूव कराएंगे तो कंडक्टर के अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर रॉड मूव करेगी तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बन गया वो चार्ज जो कि मोशन में है, तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। उस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, लगा देते हैं फोर्स ऑन चार्ज, और वो भी कैसा चार्ज है, मूविंग, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यही होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। F मैग्नेटिक है तो एफ बी लिख रहे हैं इसे, एफ बी इज इक्वल टू क्यू कौन है, माइनस ई, रॉड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है इस समय। V क्या है, वी आई कैप, और क्रॉस बी बी जे कैप। तो इसमें से ई वी बी आ गया बाहर, ये अंदर कौन बचा, आई क्रॉस जे। पढ़ा है आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, अच्छा आई क्रॉस जे बताओ, एफ बी इज इक्वल टू माइनस ई वी बी, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा, ठीक है, ऐसा पढ़ा है। आई जे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो प्लस आता है, आई जे का के, जे के का आई, के आई का जे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज आता है नेगेटिव। तो अभी एंटी क्लॉक हो गया आई क्रॉस जे, किसके ऊपर हो गया, के। तो एफ बी इज इक्वल टू किसके होगा, ई वी बी
और क्या आएगा माइनस में के। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन आ गई है माइनस के। माइनस के कहाँ है? ऊपर, नीचे आएगी के, और माइनस के है तो कहाँ जाएगी ये? मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा बी की तरफ। इलेक्ट्रॉन भी तो फोर्स निकाल रहे हो, वो आ रहा है माइनस के, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? ए टू बी। समझ लो इस बात को। माइनस के दिख रहा है, के दिख रहा है, के हमें पता है ये डायरेक्शन है हमारी, तो जेड जो होती है वो नीचे होती है इधर प्लस में, तो नेगेटिव इधर जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। किधर चलेंगे ये? तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए टू बी एंड। एक ए एंड से सब चले जाएंगे बी की तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाएंगे तो ये एंड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और ये ऑटोमेटिक पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन अगर चल जाएंगे तो इधर पॉजिटिव रह जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच गए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इधर पॉजिटिव बन गया, इधर नेगेटिव हो गया, तो ए टू बी, सो ए एंड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड बी एंड विल बी नेगेटिवली चार्ज। thus इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस किस डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई है ए टू बी। यहां पर एक फिगर बना देते हैं बस रॉड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्योंकि ये प्लस है और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? नीचे। सही है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। F इज इक्वल टू क्यू ई, तो F इज इलेक्ट्रिक है, F इज इक्वल टू माइनस ई। ये वही डायरेक्शन वाली बात आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है? ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर। ठीक है, एक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इधर गया था और इलेक्ट्रिक कहाँ लग रहा है? तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देगा। सही है भाई, ये दोनों के दोनों ऐसा तो नहीं सकता कि चलते ही रहेंगे। एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी इक्विलिब्रियम की, जब इलेक्ट्रॉन चलना बंद करेंगे। कब बंद करेंगे? जब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तब। तो दोनों को इक्वल कर दो। इन इक्विलिब्रियम एफ बी विल बी इक्वल टू एफ ई। एफ बी जो है डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं हम, केवल ई। एफ बी कितना है? ये ई वी बी, और ये किसके इक्वल है? ई से ई, वी इज इक्वल टू। इससे हम ये पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वी पता लग जाएगा हमें यहाँ से। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी। अभी ईएमएफ नहीं निकला, लेकिन ईएमएफ कैसे आएगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तुम्हें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो पोटेंशियल निकल आएगा। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है। हाँ, V इज इक्वल टू EDR, यही होता है। ये बन गया पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनटू DR लेंथ। DR क्या है? लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास में VB। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? VB। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? VB है। यही क्या है? मोशनल EMF। ठीक है, मोशनल EMF आ गया हमारे पास, VBS। अब यहां पर एक और चीज समझो, इसमें VB और L ये तब आया है जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो ईएमएफ 0 आएगा। वी, बी और एल तीन चीजें तुम्हारे पास में, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो ये आंसर आएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो आंसर 0 आएगा। सुन लिया सबने? वी, बी और एल तीनों एक दूसरे के, और इनमें से कोई भी दो पैरेलल होंगे तो ई की वैल्यू 0। कल इसके एग्जांपल्स बोलने इसलिए 3 बार रिपीट किया है मैंने से, ये लाइन भूल मत जाना। सुन ली सबने? लिख भी दे रहा हूं, वी पैरेलल होगा बी के, वी पैरेलल होगा एल के, या बी पैरेलल होगा एल के, तो उस कंडीशन में ई विल बी, कोई भी दो पैरेलल होगा ई 0 आएगा। तीनों परपेंडिकुलर होंगे तब ये आंसर आ रहा है हमारा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई जेड में तो कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर होने चाहिए तीनों। उसके पीछे मैथ है, रीजन। मैथ क्या है मालूम है? E इज इक्वल टू, अगर हम यहां से बोलें तो वास्तव में देखा जाए तो ये ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर है। ई डॉट डी आर था ये वास्तव में फॉर्मूला सही, तो ई डॉट डी आर था। ई वेक्टर को अगर हम निकालें यहां से, ई वेक्टर को निकालें तो ई वेक्टर यहां पर आएगा v क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में ऐसे, एफ बी और एफ ई, एफ बी होगा क्यू वी क्रॉस बी, और ये होगा क्यू ई, क्यू से क्यू खत्म, तो ई की वैल्यू क्या आएगी? वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये है स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसे चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर, बी वेक्टर, एल वेक्टर और एक बड़ा ब्रैकेट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैथ वाले बच्चे जानते होंगे या पढ़ेंगे कभी कि इसमें तीनों के तीनों जब परपेंडिकुलर होंगे तभी आंसर आएगा, अदरवाइज 0 आएगा।